मतलब जैसे टिपिकल इन-लॉज़ होते हैं बहुत ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में। हुँ, हुँ। तो मैंने काफ़ी वहाँ बहुत तकलीफ़ उठाई और उसके बाद मेरा बेटा हुआ तो वो भी हम दोनों की ऐसी हालत हो गई कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सर्वाइव भी नहीं कर पाऊँगी। हुँ, तो हुँ। मैं फिर छोड़ के वापस अपने पेरेंट्स के पास आ गई थी। सबसे एंशिएंट 5000 साल पुराना हुँ, हुँ। कलरीपयट्ट केरला का मार्शल आर्ट है। जो परशुराम भगवान ने शुरू किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान ने मुझे फल दिया है कि मैंने तपस्या करी है, जैसे कि राम ने भी 14 साल तपस्या करी थी, मैंने 20 साल करी है। तो एक आइसोलेशन में मैं रही, लेकिन क्योंकि मेरी मेरी लाइफ़ का एक पर्पज़ था। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸੁਮਨ ਰਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪੰਚਤਰਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੜੀ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇੱਛਾ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ, ਖਾਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਰੀਤਾ ਜੈਰਤ, IFBB ਪ੍ਰੋ, ਪੀਸ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਅੰਬੈਸਡਰ, IFBB ਪ੍ਰੋ, ਲੀਗ ਐਥਲੀਟ, ਲੀਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਸੀ। ਉਹ ਜੱਜ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸੋ ਐਥਲੀਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਰਤਨਾਟਿਅਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟਰ ਟੂ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੈਲਕਮ ਰੀਤਾ ਜੈਰਤ। बहुत-बहुत थैंक यू और मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आपने इतना अच्छा शो मेरे साथ शुरू किया है और भगवान चाहेगा तो ये बहुत शुभ हो और बहुत अच्छा हो आपके लिए। और मेरा भी एक मकसद रहा है लाइफ में क्योंकि मैंने काफ़ी स्ट्रगल्स देखी हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ का एक पर्पस है और मेरे जीवन से के बारे में जो भी सुने उसको कोई दुनिया के कोई भी कोने में हो, उस हर औरत को बल मिले। तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत फिर से आपको बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे साथ ये शो शुरू किया। बड़ा गुड फीलिंग है कि फर्स्ट शो है और फर्स्ट लेडी है, तो आपने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की, वो भी इंडिया में, है ना। तो यू नो हम सबको मालूम है कि बॉडी बिल्डिंग इज नॉट इजी, है ना। लेडीज के लिए वैसे इंडिया में जैसे बातें की जाती हैं कि लेडीज तो बहुत सॉफ्ट होती हैं, ये तो घर का ही काम कर सकती हैं, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सो यू आर डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट। सो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे शो में आप आए हैं, क्योंकि बीइंग वुमेन, वुमेन डे पे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि एक नया शो लेके आएंगे वीक में एक बार, तो इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करेंगे सबसे और सबके साथ मिलवाएंगे। तो आज आपकी स्टोरी सुनते हैं, आपकी जो अंबਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਈ ਆ। ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਡਾਨ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਉਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਿਨੇ ਕਿਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੀ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਓਬਸਟੈਕਲਸ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵੀ ਹੋ, IFBB ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਜੱਜ ਵੀ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੱਜ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और मैं एक्चुअली जब मैं ये भी कहूँगी अपनी कहानी शुरू करने से पहले कि लोग जैसा सोचते हैं कि औरत सिर्फ़ घर का काम करे या कुछ ना करे,
वो तो एक समाज ने बना रखा है और औरत को घर में बांध रखा है। ये अब तो बहुत सारी औरतें बहुत कुछ कर चुकी हैं, सही है। दुनिया बदल चुकी हैं और औरत में शक्ति होती है। एक ये भी कहा जाता है कि जितनी शांत स्वभाव का इंसान हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, हम्म, उसके अंदर शक्ति उतनी ज़्यादा होती है। जैसे यस। भगवान शिव, वो जितने शांत होते हैं, उतनी शक्ति उनमें सबसे ज़्यादा होती है। तो इसीलिए किसी को कभी जो कोई शांत होता है या कोई ऊपर से कोमल दिखता है, तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि उसके अंदर ताकत नहीं है। शायद इसीलिए कहते हैं कि औरत में सबसे ज़्यादा ताकत, कहीं ज़्यादा ताकत होती है। तो एक तो ये मैं कहना चाहूँगी। मेरी लाइफ़ जो है बचपन से ही हाँ, एक स्ट्रगल तो थी। मेरी मम्मी जो थी वो उनको स्किज़ोफ्रेनिया था और जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब उनको जब मैं पैदा होने वाली थी तब से उनको थोड़ी हैलुसिनेशंस आने लगी, उनको आवाज़ें आती थी, वो बहुत तकलीफ़ में थी, वो मेंटली सिक हो गई थी और लोग सोचते थे कि ये नॉर्मल नहीं होगा बच्चा। लेकिन मेरे फ़ादर ने मुझे बहुत सँभाला और किसी तरह मेरा बचपन कटा है क्योंकि मेरी मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो जैसे भगवान के बच्चे होते हैं कि पड़ोस में इधर-उधर खेले और खाया जो मिला, ऐसे करके बड़े हो गए। लेकिन एक अधूरापन था लाइफ में और जैसे कि हम चाहते थे कि हमें प्यार मिले और उसका एक ही तरीका था कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें हम एक्सेल करें। तो चाहे पढ़ाई हो, चाहे को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, मैं हमेशा बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी क्योंकि सब बोलते थे इनकी मम्मी पागल है और उनको कभी बिजली के झटके लगते थे, कभी दवाई पे रहना पड़ता था। तो हम सोसाइटी में उस टाइम आज से 40-50 साल पहले तो लोग बस एक ही बात जानते थे कि पागल है, तो थोड़ा हम लोग सबसे कट कर रहते थे, अकेलापन बहुत था। लेकिन वो अकेलापन मेरे लिए पॉज़िटिव हो गया क्योंकि वो समय मैंने ये यूज़ किया कि मैं अपने आप को अपने हर टैलेंट को एनहांस करूँ और अपने आप को आगे बढ़ाऊँ, अपनी पढ़ाई में टॉप करूँ। स्कूल में मैंने टॉप किया हमेशा, स्कूल कैप्टन भी थी। तो अब जैसे कि मेरी मम्मी को बहुत आवाज़ें आती थी कि तुम्हारे 2 बच्चे पहले मर गए और तो वो हमें हमें बात-बात पे बहुत इरिटेट हो जाती थी, कभी मार पड़ती थी, पूरे शरीर पे हमारे नील होते थे, तो बचपन बहुत बहुत तकलीफ में कटा हमारा। कोई ध्यान रखने वाला नहीं था। तो उस चक्कर में मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी और मेरे को एक शादी का प्रपोज़ल आया था कि आप शादी करो और अ, हमारा जो बेटा है वो मर्चेंट नेवी में है, वो तो शिप पे रहते हैं। तो वो आप अपना जो भी आप पढ़ना चाहते हो वो आप पढ़ सकोगे, आप डॉक्टर बन सकोगे क्योंकि मेडिकल साइंस के लिए बहुत ज़्यादा बहुत टाइम पूरा दिन ही देना पड़ता है पढ़ाई के लिए। तो मुझे लगा कि इतने माहौल में मैं नहीं पढ़ पाऊँगी और वहाँ मैं ज़रूर पढ़ाई कर पाऊँगी। तो शायद मेरी गलती थी कि मैंने सोचा कि शादी मैं पढ़ाई के लिए कर रही हूँ, तो शायद मेरे को शादी ठीक से समझ में भी नहीं आई थी और मैंने उसको पढ़ाई के लिए एक मैरिज के लिए येस कर दिया, फिर मेरी शादी हुई। पर मेरे इन-लॉज़ बहुत ऑर्थोडॉक्स थे हरियाणा से थे और उन्होंने वो ऑनर नहीं किया जो उनका कमिटमेंट था और मुझे हमेशा घर के काम में लगा के रखते थे और मतलब जैसे टिपिकल इन-लॉज़ होते हैं बहुत ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में। तो मैंने काफ़ी वहाँ बहुत तकलीफ़ उठाई और उसके बाद मेरा बेटा हुआ तो वो भी हम दोनों की ऐसी हालत हो गई कि हमें मुझे ऐसा लगता था कि मैं सर्वाइव भी नहीं कर पाऊँगी। तो मैं फिर छोड़ के वापस अपने पेरेंट्स के पास आ गई थी। और उसके बाद मैंने धीरे-धीरे अपने आप को रिवाइव किया क्योंकि मेरी मम्मी भी वैसे ही थी, बीमार ही थी। तो यहाँ पे भी मेरे लिए बहुत स्ट्रगल थी और तब मेरे बेटे को डायग्नोसिस हुआ कि वो एक ऑटिस्टिक बच्चा है और वो कभी बोल नहीं पाएगा और कुछ कर नहीं पाएगा। तो तब मेरी लाइफ़ एकदम डेड एंड पे आ गई थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं था आगे देखने के लिए कि लाइफ़ में मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। बस बेटे के में मेरी होप थी, वो भी नहीं कुछ कर सकता था। तो लेकिन मैंने तब अपना मन बना लिया था कि अगर पॉसिबल है, ह्यूमनली पॉसिबल है, इस दुनिया में एक भी इंसान ने किया है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। तो सब डॉक्टर्स ने कहा कि इसमें 15-20 साल आपको अपनी पूरी ज़िंदगी देनी पड़ेगी, 24 घंटा, उतना कोई नहीं देता, तब जाके ये बच्चे थोड़ा बोल लेते हैं। तो मैंने कहा फिर मैं करूँगी क्योंकि मेरे पास तो अब और कुछ है ही नहीं।
टू लुक फॉरवर्ड। हम्म। तो मैंने बहुत उस टाइम स्टडी किया, क्योंकि पहले तो ऑटिज्म के बारे में इंडिया में कोई अवेयरनेस नहीं थी, मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ भी अवेयरनेस नहीं थी। तो मैंने यूएस से, मेरे मामा रहते हैं, उनसे मैंने ऑटिज्म का लिटरेचर मंगवाया और मैंने खुद पढ़ाई करी और उसको पूरा सिखाया। बहुत डॉक्टर्स को यहाँ दिखाया और मैंने खुद सीखा कि कैसे हम क्या-क्या कर सकते हैं, थेरेपी कैसे देते हैं और मेंटल हेल्थ की तरफ क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, वो मैंने बचपन से अपनी माँ को देख के सीख ही लिया था। तो किसी तरह ये बोलने लगा और स्कूल में भी मैं इसके साथ-साथ जाती थी और किसी तरह मैं चाहती थी कि इसको नॉर्मल स्कूल का माहौल मिले और जो मैं नहीं कर पाई वो इसके थ्रू जैसे भी हो सकता है, जितना हो सकता है वो मैं ज़रूर कराऊँगी। तो जब ये 9th-10th में था, तब इसने जब अपना बोर्ड एग्ज़ाम पास किया तो ये जा थोड़ा-थोड़ा पिक्चर देखने लगा, इसको थोड़ा अच्छा लगने लगा, तो इसने बोला मुझे भी मस्कुलर बॉडी बनानी है। तो तब मैं इसको जिम लेके गई और जिम में मुझे सब लोग बोलने लगे कि औरतें हेवी वेट्स नहीं करती और वेट ट्रेनिंग औरतों को नहीं करनी चाहिए। तो मुझे इसका साथ देना था, तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर इस चीज़ में बहुत टैलेंट है और ये तो मैं बहुत अच्छा कर पा रही हूँ, बहुत इवन आदमियों से मैं हेवी उठा सकती हूँ, ये मेरे में एक नेचुरल भी था। तो कभी-कभी हमें अपने टैलेंट के बारे में बहुत बाद में पता लगता है और तब मैंने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करके और जब मैंने कहा कि अगर आप मुझे रोकोगे, तब तो मैं ज़रूर करूँगी, मैं साबित करूँगी और मुझे भी लाइफ़ में एक नई दिशा मिली। नई चीज़ मिली कि मैं अब तक मैंने अपनी पूरी यंग एज सैक्रिफाइस कर दी थी और मैंने कुछ भी नहीं देखा था, तो बस 24 घंटा मैं बेटे को ही देखती थी और तब मैंने सोचा कि मेरे को एक चीज़ ऐसी मिली है जहाँ मैं कुछ अपने पैरों पे खड़ा हो सकती हूँ और साबित कर सकती हूँ। तो सब बोलते थे एक्सरसाइज़ करने से आप उसको मोनेटाइज़ कैसे कर सकते हो? इसमें तो आप कुछ भी नहीं, ना आप कुछ कमा सकते हो, आप बेटे को कैसे देखोगे? पर मैंने कहा देखी जाएगी और जैसे कि बहुत लोग कहते हैं जो अपनी पैशन है वो फ़ॉलो करते जाओ, अच्छा काम करते जाओ, अपने आप सब कुछ होता चला जाता है। तो मैंने बहुत इंटरनेशनल जो जो कोचेज़ हैं, क्योंकि इंडिया में बॉडी बिल्डिंग नहीं थी, खासकर वुमेन के लिए, वुमेन की उस डिवीज़न टाइम के में तो बारे में बिल्कुल भी नहीं होगी ना जब बिल्कुल भी नहीं, किसी को भी नहीं पता था। तब मैंने यूएसए में कोचेज़ थे और डेनिस जेम्स हैं, शैनन डे हैं, फकरी मुबारक है न्यूयॉर्क में, कुवैत में ऑक्सीजन जिम में अहमद अस्कर हैं, बहुत फेमस और बहुत रिस्पेक्टेड कोचेज़ हैं, उनसे मैंने ईमेल पे और खुद भी मैं गई बहुत बार और मैंने उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखा और शायद उतना एक्सपोज़र अभी तक भी किसी भी लेडी को इंडिया में नहीं मिला है, इवन यंग बॉडी बिल्डर्स में। तो मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे इंटरनेशनल बहुत एक्सपोज़र मिला और मैंने पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ में इंडिया को रिप्रेज़ेंट भी किया। अ, और तो शुरू-शुरू में बहुत लोग मुझे बोलते थे कि वुमेन बॉडी बिल्डिंग में हम कॉम्पिटिशन सूट पहनते हैं, ये औरतों के लिए सही नहीं है, वो भी एक शादीशुदा औरत है, एक बच्चे की माँ है। तो लेकिन ऐसे भी बहुत लोग थे जो ख़ासकर वुमेन जो सोचती थी कि प्रेगनेंसी के बाद हमारा पेट बड़ा हो जाता है या स्किन लूज़ हो जाती है। लेकिन ये एक बॉडी बिल्डिंग इंटरनेशनल लेवल पे चैंपियंस के साथ इंडिया के लिए मेडल जीत के आ रही है। तो वो भी उसका बेटा चैलेंज्ड है। तो जर्नी से सबने मुझे बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरी हिम्मत बहुत बढ़ाई। और आज मतलब कि आज तो बहुत सारी वुमेन बॉडी बिल्डर्स हैं और मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि सारी जो वुमेन है वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। यंग लड़कियाँ हैं 20-25 साल की एज ग्रुप में और मुझे देख के बहुत खुश होती हैं कि चलो हमारी माँ जैसी है लेकिन हम उनको बहुत प्यार करते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग का के सफ़र ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत प्यार दिया, जो एक्सेप्टेंस दी है समाज में और अब मैं जज हूँ तो जब मैं जजिंग पैनल पे होती हूँ तो बहुत लड़कियों को उससे भी हिम्मत मिलती है, बोलते हैं रीटा मैम बैठी हैं, तो बस बोलती हैं और बहुत स्माइल करती हैं और मैं लिखती हूँ 3 मैगज़ीन्स में मेरे रेगुलर आर्टिकल्स आते हैं, अब मैं एक बुक भी लिख रही हूँ, क्योंकि आर्टिकल्स आजकल कम लोग पढ़ते हैं, तो मैंने सोचा कि क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत आप जो यूनिक लिख है। रहे हैं वो किसके बारे में मतलब कि इसके वो फिटनेस साइंस के बारे में है, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज़ ओके। और कैसे हम फिटनेस को डिफरेंट कैटेगरीज़ में हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए अपने खाने की तरफ और साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए एक्सरसाइज़ की तरफ और कैसे हमें इसको रिटेन करना है।
कैसे हम लंबा चल सकते हैं, कैसे हम इसको अपना एम्ब्रेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग उसमें रेगुलर नहीं हो पाते और उनको ये नहीं पता कि हम अपने काम के साथ और टेंशन के साथ कैसे मन बनाएं। तो बहुत अच्छी वुमेन है, और मैंने किरण बेदी को भी मैं फॉलो करती हूँ, जिनसे मैंने बहुत कुछ सुना है। और रिसेंटली वुमेन्स डे पे उन्होंने मुझे वॉरियर अवार्ड दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसी वुमेन जिसको मैं स्कूल में भी हमारे आई थी 1982 में, जब वो नई नई ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बनी थी, ट्रैफिक कमिश्नर थी दिल्ली में। तो उनको मैं आई हैव बीन लुकिंग अप टू हर, तो वो अब मुझे दिखी तो उन्होंने मेरी पूरी कहानी सुनी, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया और बोला आप पावर हाउस हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वुमेन्स डे पे। मेरे को भी आपसे पावर मिल रही है आपकी कहानी सुन के। मेरी एक बार तो आंखें भी भर आई थी। देखो आपने तो सहा है इतना कुछ, पर नहीं, जो पता क्या है, कुछ लिखा है भगवान ने ना कुछ सोचा था आपके लिए ना, आपको दुनिया में कुछ करने के लिए भेजा था। सो यू सेड कि आपका जवानी सारी ऐदा ही निकल गई, बट यू नो रब ने थोनू ना जवान ही रख दिता होया। हाँ मैं ये मानती हूँ बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि मैं जब छोटी थी तब मैं भरतनाट्यम करती थी और मैं नहीं कर पाई। तो मैंने अब वो बहुत भी जगह करना आपका सीखा। ना। हाँ। अब मैंने 3 साल हो गए, मैंने फिर से शुरू किया है, और अब मैंने सोचा है कि मैं अरंगेट्रम करके रहूंगी, और तकरीबन 3-4 साल और में मेरा सफर बहुत कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये मानती हूँ, अभी मैंने मार्शल आर्ट भी सीखना शुरू किया है, जो सबसे एंशंट 5000 साल पुराना कलरीपयट्ट केरला का मार्शल आर्ट है, जो परशुराम भगवान ने शुरू किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान ने मुझे फल दिया है कि मैंने तपस्या करी है, जैसे कि राम ने भी 14 साल तपस्या करी थी, मैंने 20 साल करी है। तो एक आइसोलेशन में मैं रही, लेकिन क्योंकि मेरी मेरी लाइफ का एक पर्पस था, और मैं इस एज में भी शुरू से स्टार्ट कर सकती हूँ, और वो इसीलिए कर पाती हूँ क्योंकि जो मेरे साथ जो लड़कियां करती हैं सब 20 से 25 साल के एज ग्रुप में है, और उनके साथ मैं करती हूँ, और पता भी नहीं चलता कि मैं मतलब बिल्कुल ही एकदम ही अलग एज ग्रुप में हूँ। और वो भी हमें मुझे बोलते हैं हमको आपके साथ मम्मी वाली फीलिंग ही नहीं आती, और हमें ऐसा लगता है फ्रेंड हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस भगवान ने मेरी सुनी है, और अब मैं सब कुछ जो मैंने पीछे छोड़ा था वो मैं कर सकती हूँ, और उसका एक ही कारण है कि मैंने अपनी हेल्थ के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर आपकी हेल्थ अच्छी हो तो आप मरते दम तक जो जो भगवान ने आपको जिस चीज जो चीज टैलेंट बख्शा है, वो आप अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर करके पूरा कर सकते हो, क्योंकि ये लाइफ बहुत कीमती है, बहुत कीमती लाइफ है, और हमें फिर नहीं मिलती। तो कम से कम जो भगवान ने हमें गुण दिए हैं और जो जीने के लिए भेजा है, वो पूरी तरह जीना हमारा हक भी है और हमारा फर्ज भी है। तो भरतनाट्यम तो मैं कर रही हूँ, और ये मेरे ऊपर एक वेब सीरीज भी बन रही है, हाँ, वो उस प्रोसेस में है। वेब सीरीज भी बन रही है ना। हाँ, तो ये बनाते बननी भी टाइम जो चाहिए, वैसे भी बननी चाहिए। आपके स्टोरी पे तो मूवी भी बननी चाहिए, आई थिंक सो, प्रॉपर। हाँ जी, वो एक्चुअली ये मूवी से ही स्टार्ट हुआ था, और जो स्क्रीन प्ले राइटर थी उनके साथ भी मैं यही डिस्कस करती थी कि बहुत सारी कमर्शियल फिल्म्स आती हैं जिनमें बहुत बॉलीवुड मसाला होता है, लेकिन मेरा ये मन है कि चाहे कमर्शियली क्या हो क्या ना हो, लेकिन मुझे एक ये मन मेरा बहुत है कि जो भी देखे उस औरत को हमेशा के लिए मेरी वेब सीरीज देख के शक्ति मिले, बल मिले। जो जो आपने चाहा वो होता रहा ना, कि जैसे माँ का प्यार नहीं मिला था पहले, तो पता नहीं कुछ एक्स्ट्रा दिया भगवान ने आपको ना, कि आप मतलब कि रास्ते में आपके आप जो उड़ान भर रहे थे, रास्ते में कितनी तकलीफें आई, कितना कुछ आया, पर जितनी बार आपको बैक करता था कोई, तो उतनी बार उतनी ज्यादा स्पीड से आप आगे जाती थी। शायद यही हुआ ना। बिल्कुल, हाँ, जब बिल्कुल। हमें कोई कहता है ना कि आप ये नहीं कर सकते, तो हमें होता कि नहीं, ये तो करके दिखाना होना ना। एब्सोल्युटली, और इसीलिए मुझे आपके प्रोग्राम का नाम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से रुकी हुई थी और अपने आप को दबा के रखा था। लेकिन आपको मैं बताऊं, जब मैं अपने बेटे को पढ़ाती थी तो बीच बीच में 5 मिनट भी मिलते थे, उसमें भी से भी मैं मैगजीन में से या किसी बुक में से छोटा छोटा पढ़ती थी। कहीं कुछ देख रही हूँ और कोई नया शब्द मिले तो उसका मैं मीनिंग ढूंढती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद नहीं पता था, लेकिन भगवान मुझे तैयार कर रहे थे,
और मेरी उड़ान बहुत टाइम बाद शुरू हुई, लेकिन हुई तो अच्छी हुई। अच्छी हुई। तो आपका जो टाइटल है, प्रोग्राम का नाम है, वो बस मेरे बहुत दिल को बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। सो ये उड़ान आपसे शुरू हुई है, सो हम इस उड़ान को हर एक वुमेन के पास ले उनकी स्टोरी सुनेंगे, है ना, जो आपकी स्टोरी सुन के इंस्पायर होंगी। कितनी लड़कियां इंस्पायर होंगी अपने इंटरव्यू देख के भी। सो मेरा भी पर्पस यही है, बीइंग ए वुमेन, कि अगर हम मीडिया में हैं तो अपनी जो जो अपने साथ ही है ना, उनको, उन सबको जो घरों में बैठी हैं कुछ नहीं कर रही, उनको इंस्पायर करें कि नहीं भाई कुछ कर सकते हैं आप। अगर आपके पास तो देख लो मम्मी का प्यार, माँ का प्यार भी नहीं आपने देखा ना, तब भी कितना कुछ करने की इच्छा थी। एक्चुअल में मैं सोचती हूँ कि आपकी इच्छा शक्ति जो थी ना वो बहुत स्ट्रांग थी। विल पावर जो कहते हैं ना, विल पावर स्ट्रांग होना बड़ी बात है ना, कि हाँ, अगर आप में विल पावर है, पॉजिटिव है आप, तो आप जिंदगी में कभी पीछे नहीं जा सकते, आगे ही जाते हैं। फिर तो उड़ान ही भरनी है ना, पीछे नहीं आना। बिल्कुल। एक बार उठ गए तो वापस थोड़े आना ना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। दैट्स नाइस। और जैसे कि देखो, मैं एक माँ हूँ, और पहले तो मैं कुछ करना चाहती थी क्योंकि मुझे प्यार चाहिए था, लेकिन एक ऐसे बच्चे को बोलना सिखाना जिसको सबने बोल दिया कि ये बोल तक नहीं सकेगा, ये कुछ नहीं कर सकेगा, तो उसको सिखाने के लिए मैंने एक चीज सीखी है कि सीखना कैसे सीखना है। अगर हमें कुछ चीज सीखनी है, तो अगर हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है, तो उसको छोटे छोटे बेबी स्टेप्स में तोड़ के और उतना पूरा टाइम दे के हम, चाहे हमें भगवान ने वो गुण नहीं भी दिया तो हम तो भी कर सकते हैं। बस पेशेंस होनी चाहिए, और ये नहीं, शॉर्टकट कभी नहीं लेना चाहिए। अगर हम सोचें कि हम एकदम कुछ सीख जाएंगे और नहीं आया तो छोड़ दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसको बिट बाय बिट, छोटा 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 करके, पेशेंस के साथ बहुत बार रिपीट करके, तो फिर अपने आप ही वो धीरे धीरे अपने अंदर आ जाता है। तो इंसान का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, और हम अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपको देख के पता चल रहा है, आपकी स्टोरी को देख के पता चल रहा है कि पोटेंशियल ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਰਤ ਨਾਟਿਅਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਸਪਾਇਰ। हाँ ਸੋ जी। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਲਾਈਕ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਇਨਸਾਈਡ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕੂਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ बिल्कुल। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਟੂ ਲਿਵ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਾਂਗੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਸਟਿਲ ਲਾਈਕ ਸਲੂਟ ਟੂ ਯੂ। नहीं, सब इंसान है, हम भी थकते हैं, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि अगर चाहत होती है तो बस चलते रहो। मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि औरतों को वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। तब मैं जब इसको काउंटर करती थी आर्ग्यूमेंट को, तो मैं बोलती थी कि आप गांव में देखो, जो औरतें हैं इतना भारी भारी सामान उठा के, पानी तसले उठाती हैं, पानी के मटके उठा के, बच्चों को उठा के इतनी दूर, कभी चलते हैं, कभी खेत में भी जाते हैं, घर का वेट काम लिफ्टिंग करते है हैं। वो भी। वेट तो वो लिफ्टिंग है तो वो। वेट लिफ्टिंग है, और कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है, और मुझे साथ में अपने इतने बड़े उनको बच्चे खाना नहीं संभालने के लिए मिलता। वेट उनको लिफ्टिंग है। पीरियड्स में उनको पूरा जो एक कंफर्ट है वो नहीं मिलता। सही बात। न्यूट्रिशन, उनको कोई नॉलेज नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, फिर भी वो इतना करते हैं। तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बस उनका आगे नहीं आता। तो वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है कि वो फिर भी चलते जाते हैं, करते जाते हैं। तो मैंने देखा है कि कभी-कभी गाँव में जो औरतें हैं, जो जिनको एजुकेशन नहीं है, वो उनके अंदर बस प्यार होता है, तो वो अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं और बड़े-बड़े ऑफिसर भी बना लेती हैं। तो इंस्पिरेशन तो हमें उनसे लेनी चाहिए, बस चाहत होनी चाहिए तो सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल सही है।
बहुत अच्छा लगा रीता जी आपसे मिलके आज। बातें ऐसे है कि करे जाए, है ना? तो कुछ सीखने को ही मिल रहा है ना, कि सीखने की इच्छा। आपने ये भी बताया ना कि सीखना कैसे है, हमें ये सब को ये भी सीखना है ना, कि किसी से सीखना कैसे हाँ जी, हाँ। है ना? तो आप हाँ। भी सीख रहे हैं, हम लोग भी सीख रहे हैं, सो ये अपनी प्रोसेस चल रही है। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच रीता जी, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया और इंस्पायर किया। तो जाते जाते कुछ दो वर्ड्स कुछ लेडीज को इंस्पिरेशन वर्ड्स देते जाएं कुछ ना, कि क्या करना चाहिए कि उठें और काम करें और अपनी अपनी उड़ारी उड़ारी भरें, कैसे भरनी है, कहाँ से शुरू किया जाए? बहुत औरतों में चाहत होती है बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन अ, सबसे पहले तो अपना मन जो है वो पक्का करना चाहिए। जितना अपना दृढ़ निश्चय होगा, जितनी अपनी चाहत होगी, तो एक औरत उठ के कुछ भी कर सकती है। और कहते हैं ना, आप अनअपोलोजेटिकली अपना करो। बहुत औरतें जब अपने लिए कुछ करने लगती हैं, तो उनको लगता है कि हम अपनी फैमिली को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, या अपने बच्चों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, या उनको ज़रा-सा भी कुछ मदर इन लॉ बोल देती है, तो उनको लगता है नहीं, मैं नहीं करूँगी। हुँ, मतलब उनके अंदर गिल्ट आ जाता है, गिल्टी हुँ, फीलिंग आ जाती है कि हम हाँ जी। सही नहीं कर रहे। हुँ, तो मैं यही बोलती हूँ कि बिल्कुल ऐसा नहीं महसूस करना कि हम लोग अपने परिवार के साथ अन्याय कर रहे हैं। हुँ, जितना आप आगे बढ़ोगे, आपके परिवार, आपके बच्चे, उनको एक उदाहरण मिलेगा कि हुँ, मेरी माँ में कितनी शक्ति है। हुँ, लड़कों को ये एक देखने को मिलेगा कि मेरी माँ बहुत शक्तिशाली है, तो कल वो अपनी वाइफ को भी उतनी ही लिबर्टी और उतने ही उसी इज़्ज़त के साथ देखेंगे कि औरत में कितनी शक्ति होती है। तो मैं यही कहूँगी कि हर औरत को जो भी अपना मन करे, वो अनअपोलोजेटिकली करना चाहिए, और बिल्कुल ये नहीं महसूस करना चाहिए कि हम किसी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हुँ, और सारे काम अगर आप चाहें तो सारे काम एक साथ हो सकते हैं, बस अपने आप को टाइम देना है, और कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना, जल्दी से हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि हर चीज़ में फ्रस्ट्रेशन होती है। जब हम कुछ सीखने लगते हैं, तो शुरू-शुरू में वो नहीं आता तो लोग छोड़ देते हैं। तो हुँ। वो मतलब अपने आप को वक़्त देना है कि बस करते जाना है, करते जाना है। तो जो सफलता है और ग्लोरी है, वो अपने आप आ ही जाएगी कभी ना कभी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मिलेंगे फिर कभी, अब फिर दोबारा से इंस्पायर करने, फिर एक बार हाँ आना। जी, भगवान चाहेगा कि जब पैंडेमिक खत्म होगा, तो हम लोग सब फिज़िकली मिलेंगे, मिलेंगे। हम लाइव मिलेंगे, लाइव करेंगे, ठीक है? जी, थैंक यू वेरी हाँ मच जी। रीता जी। सत श्री अकाल। थैंक यू। थैंक थैंक यू, गॉड ब्लेस। बाय। ਸੋ ਹੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਦਾ ਫਰਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ ਤੇ ਫਰਸਟ ਗੈਸਟ ਸੀ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਦੇਖੋਗੇ, ਸੁਣੋਗੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ एवरीवन, ਲਾਈਕ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਤੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।